हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजावत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया इसके विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कल के पार्ट में इसके अन्य कोशिकाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोशिका के अन्य पार्टों के बारे में आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये कैसे कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमने फिगर बना दिया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया का ये फिगर है, इसमें हम आपको समझाएंगे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले देख लेते हैं। प्रारंभ में माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जब कोशिका के कोशिकांगों का रिसर्च प्रारंभ हुई तो इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की भी रिसर्च की गई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में, माइटोकॉन्ड्रिया की रिसर्च खोज 1880 में कोलकर ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलकर के द्वारा की गई। इसके बाद 1890 आते आते इसका बायोप्लास्ट के नाम से प्रतिपादित किया गया। 1890 में आते आते 1890 में अल्टमान ने इसका प्रतिपादन बायोप्लास्ट के नाम से किया। बायोप्लास्ट के नाम से प्रतिपादन किया, यानी इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। 1880 में कोलकर ने इसकी रिसर्च की, तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। 1890 आते आते अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और 1897 में बेंड ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसे नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया। 1897 आते आते माइटोकॉन्ड्रिया नाम यानी माइटोकॉन्ड्रिया की रिसर्च हुई। अब इसका गहन जब अध्ययन किया गया तो इसमें कई चीजें देखी गई। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक, हमने प्रारंभ में जब आपको कोशिका पढ़ाई थी उसमें बताया था दो कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वायरस, विषाणु, जीवाणु, पीपीएलओ, रिकेट्सिया, नीले हरे शैवालों में अध्ययन कर रहे थे। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें जंतु एवं वनस्पति और नीले हरे शैवालों को छोड़कर संपूर्ण शैवालों का अध्ययन किया जा रहा है। तो जो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें उनमें अभाव होगा, जैसे जीवाणु, विषाणु, नीले हरे शैवाल में इसका अभाव होता है। जीवाणु, विषाणु और नीले हरे और कवक, जीवाणु हो या विषाणु हो या कवक, फंगी हो या नीले हरे शैवाल, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, नीले हरे शैवालों में इसका अभाव होने के साथ साथ अभाव होता है, लेकिन सभी माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं की सभी जीवित वनस्पति एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी जीवित वनस्पति एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी जीवित वनस्पतियां हैं और जंतु हैं, इन सभी में जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया जीवित कोशिकाओं में मिलेगी, ना कि मृत कोशिकाओं में। जीवित कोशिकाओं में आपको मिलती है, वनस्पति और जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में यह पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर लंबाई देखें तो ये 5 मिली माइक्रोन की होती है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य
में साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। कोशिका द्रव में मिलेगी। हमने आपको पढ़ाया था कोशिका द्रव को कुल 2 भागों में बांटा गया था। एक कोशिका द्रव को उपापचय के सक्रिय कोशिकांग और दूसरा बताया गया था उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। तो उपापचय के जो सक्रिय कोशिकांग होते थे, ये सक्रिय कोशिका जो सजीव होते हैं यानी जो जीवित अवस्था में कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। मृत कोशिकाओं में इनका अभाव रहेगा। हमने पढ़ा था सक्रिय उपापचय के सक्रिय कोश, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया धारक का ये आपको पढ़ने। तो इस समय क्या चल रहा है, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग के अंतर्गत हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंतर्गत पाई जाती है, जो कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव के अंदर जो पाई गई संरचना यानी 5 मिली माइक्रोन की एक संरचना होती है। 5 मिली माइक्रोन लंबी एक संरचना पाई जाती है। 5 मिली माइक्रोन लंबी संरचना होती है। इसका जो व्यास होता है 0.2 से लगा करके मिली माइक्रोन से लगा करके 0.2 से लगाकर 2 मिली माइक्रोन तक होता है इसका व्यास, और इसकी लंबाई 5 मिली माइक्रोन के आसपास होती है। यह एक प्रकार की संरचना होती है। यह 2 झिल्लियों से घिरी होती है। एक झिल्ली आपको ये दिख रही है बाहरी झिल्ली, और एक आंतरिक झिल्ली। 2 झिल्ली से घिरी क्या होती है, संरचना होती है। 2 झिल्लियों से घिरी संरचना, एक झिल्ली आपको ऊपर दिख रही है, एक झिल्ली इधर दिख रही है। तो 2 झिल्लियों से घिरी ये संरचना होती है। यह 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये कितनी मोटी होती है, मोटाई में 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 2 झिल्लियों से घिरी होती है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। 2 झिल्लियों से घिरी हुई 60 एंगस्ट्रॉम मोटी एक संरचना होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी संरचना को हमने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है ये सपाट होती है। बाहरी झिल्ली दिख रही है आपको, प्लेन दिख रही है। कैसी दिख रही है, प्लेन। जो बाहरी झिल्ली है प्लेन है, नहीं सपाट है। तो बाहरी झिल्ली सपाट होती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें कोशिका द्रव के अंदर उंगली के आकार की कई सारी संरचनाएं निकली होती हैं। जो आपको उंगली के आकार की कई सारी संरचनाएं जो दिख रही हैं इन्हें हम नाम देते हैं क्रिस्टी कहा जाता है। उंगली के आकार की संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। जो बाहरी झिल्ली है वो सपाट है यानी प्लेन है। जो आंतरिक झिल्ली होती है कोशिका द्रव के अंदर की ओर झुकी, अंदर की ओर घुसी होती है। अंदर की ओर घुसी होने के कारण अंदर की ओर उंगली की आकार की निकली होने का उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को क्रिस्टी कहा जाता है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। अब यहाँ पर अगर आंतरिक झिल्ली के आधार पर देखें तो आंतरिक झिल्ली के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया। आंतरिक झिल्ली के आधार पर इसको 2 भागों में बांट कर रखा है वैज्ञानिकों ने। इसको 2 भागों में बांट कर रखा है आंतरिक झिल्ली के आधार पर। आंतरिक झिल्ली के आधार पर, आंतरिक झिल्ली के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कहलाता है बाह्यकोष्ठ और दूसरा कहलाता है आंतरिक कोष्ठ। दूसरा भाग कहलाता है आंतरिक कोष्ठ। पहला का भाग कहलाता है बाह्यकोष्ठ, दूसरा आंतरिक कोष्ठ। बाह्यकोष्ठ जो होता है आउटर चैम्बर और दूसरा कोष्ठ होता है इनर चैम्बर। यानी जो आंतरिक झिल्ली इसके आधार पर 2 भागों में इसको बांट दिया गया। आंतरिक बाह्यकोष्ठ आउटर चैम्बर और आंतरिक कोष्ठ जो है अंता चैम्बर। ये 2 भागों में कुल बांटा गया है। किस आधार पर, आंतरिक झिल्ली के आधार पर। अब देखिए जो बाह्यकोष्ठ है, बाह्यकोष्ठ जो होता है इसमें जगह कम है। यानी बाह्यकोष्ठ जो होता है आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के जो बीच का स्थान ये दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, बाह्यकोष्ठ कहते हैं। देखो लिखा है बृहकच्छ। यानी जो आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, बृहकच्छ कहते हैं। और इस बृहकच्छ का जो कितनी लंबी होती है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम क्षेत्र में फैला होता है। क्षेत्र कितना होता है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम का क्षेत्र होता है। अब जो आंतरिक कोष्ठ होता है, ये आंतरिक झिल्ली के अंदर जितना पदार्थ ये भरा हुआ है, ये पदार्थ, ये आंतरिक झिल्ली के अंदर जितना पदार्थ आपको दिख रहा है ये सारा पदार्थ क्या कहलाता है, आंतरिक कोष्ठ कहलाता है। आंतरिक कोष्ठ कहलाता है जितना भी पदार्थ भरा होता है। अब आंतरिक कोष्ठ जो कहलाता है इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है, यानी आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ सूक्ष्म
सूक्ष्म पदार्थ जो होता है इसे हम कहते हैं भरा हुआ, आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जो आंतरिक झिल्ली के अंदर ये पदार्थ भरा हुआ है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस पदार्थ को जो भरा रहता है आंतरिक झिल्ली के अंदर भरे हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आंतरिक झिल्ली होती है और ये जो क्रिस्टी को हमने संरचना बनाई, इसकी जो अंदर की कटी हुई उंगली को क्या की जो संरचना है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो आंतरिक झिल्ली और जो क्रिस्टी के बीच का जो स्थान है, आंतरिक झिल्ली दिख रही है और जो क्रिस्टी के बीच का स्थान ये दिख रहा है, इस भाग में कई प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये कण हमने बनाए हैं छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली और क्रिस्टी के मध्य कई सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। कई सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म कणों को यफवन कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। ऑक्सीसोम। और एक टेनिस के आकार का बन जाता है। किस आकार का बनता है? टेनिस के आकार का। आप देख रहे हैं ये आंतरिक झिल्ली और इनके बीच में ये कई सारी हमने संरचनाएं जो बनाई है, ये संरचनाएं जो दिख रही हैं, ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये संरचनाएं कहलाती हैं यफवन कण या ऑक्सीसोम कहलाती हैं। ये संरचनाएं बनी हुई हैं, ये यफवन कण या ऑक्सीसोम कहलाती हैं। अब यफवन कण जो ऑक्सीसोम होता है इसको एक टेनिस के बैट की तरह होता है, टेनिस की जो रैकेट होती है उसी की तरह होता है। इसमें एक होता है सिर, एक वृंत होता है जिसको मिस्टाल कहते हैं, दूसरा सिर होता है हेड कहते हैं, और तीसरा एक आधार इनका होता है बेस। 3 भागों में बांटा गया है, टेनिस की रैकेट बनाता है। जो यफवन कण होता है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र वाला भाग होता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या ऑक्सीकाय फास्फोरिलीकरण के फलस्वरूप जो इनको एंजाइम चाहिए होते हैं वो एंजाइम की पूर्ति कौन करता है? ये यफवन कण होता है। तो क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की प्रक्रिया किस भाग में होती है? तो यफवन कण में होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, यानी यफवन कण में एक क्रिया होती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या ऑक्सीकाय फास्फोरिलीकरण। ये जो क्रिया होती है कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या ऑक्सीकाय फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया होती है यफवन कण में होती है। कहाँ होती है? यफवन कण या ऑक्सीसोम में होती है। यफवन कण या ऑक्सीसोम में होती है। ऑक्सीसोम या यफवन कण में होती है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या फास्फोरिलीकरण की क्रिया कहाँ होती है? ये तुम्हारी होती है यफवन कण में, जो यफवन कण पाया जाता है। अब ये क्या करता है? जो बाहरी एंजाइम्स होते हैं, बाहरी एंजाइम्स के सहयोग से कार्य करती है, यानी बाहरी एंजाइम्स के सहयोग से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करती है। जब क्रिया होती है तो बाहरी जो एंजाइम्स होते हैं, बाहरी एंजाइम्स के सहयोग से इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करना होता है? मुक्त करना होता है। जो दूसरा पार्ट इसका देखा जाए अगर इसका जो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो संपूर्ण खाद्य पदार्थ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण खाद्य पदार्थ जो होते हैं, संपूर्ण खाद्य पदार्थों का माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी होती है इसमें संपूर्ण खाद्य पदार्थ अब संपूर्ण खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है।
यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पर संपूर्ण पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कोशिका के विभिन्न कार्यों के उपयोग में आती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाने लगा, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न कार्यों में के उपयोग में आती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। यहाँ जो ऊर्जा बनती है एटीपी अणुओं के रूप में बनती है। यहाँ पर जो ऊर्जा बनने का क्रम होता है यह एटीपी के अणुओं के रूप में बनती है, एटीपी के अणुओं के रूप में बनती है। जैसे एक एडीपी यानी एडीपी एमिनो डाइफॉस्फेट प्लस एक फास्फेट से जैसे ही क्रिया करता है तो निर्माण होता है एटीपी का। किसका निर्माण होता है, एटीपी का, यानी अमीनो डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है जब एक फास्फेट अणु से क्रिया करती है। तो इस प्रकार इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में एक क्रिया होती है जिसे नाम दिया जाता है क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है, मैट्रिक्स में एक क्रिया होती है जिसको नाम दिया जाता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स का भाग है, यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसे नाम दिया जाता है क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल की क्रिया जो कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में होती है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, मैट्रिक्स वाले भाग में होती है। मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है, यहाँ पर जो पायरेट अणुओं के फास्फाइड होते हैं, पायरेट अणुओं से फास्फाइड अलग हो जाता है और उपापचय के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन आता है ये क्या करते हैं, आगे चल के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल प्रकाश। यानी क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ऊर्जा बनने का, ये प्रोसेस किसके कारण संभव होता है, क्रेब्स चक्र के कारण ही संभव होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें, रासायनिक संरचना के आधार पर यदि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो रासायनिक संरचना के आधार पर यदि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की। इसकी मात्रा होती है प्रोटीन 65.7% या 70% प्रोटीन पाया जाता है इस संरचना के आधार पर। फिर इसमें भाग होता है फास्फोलिपिड का। किसका भाग होता है, फास्फोलिपिड होता है 27% फास्फोलिपिड। और फिर इसमें कुछ मात्रा जैसे आरएनए आपका पाया जाता है, आरएनए जो होता है 0.5% और डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है, डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है। ये इसका संगठन है, क्या है इसका संगठन, प्रोटीन 65.70, फास्फोलिपिड 27.2%, आरएनए 0.5, डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये किसका प्रोसेस है, तो डीएनए यहाँ पर पाया जाता है 30% से ऊपर, लगभग 33% के आसपास, कितना 33% फास्फोलिपिड में। तो आपका ये क्या है, ये रासायनिक संरचना है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होती, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बनी होती है इसकी दो झिल्लियां फास्फोलिपिड यानी प्रोटीन और वसा की ही बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोटीन और वसा का मिश्रण होता है। प्रोटीन ही वसा ही होता है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा आरएनए और कुछ डीएनए पाया जाता है, कुछ मात्रा डीएनए की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचनाओं की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संरचना सबसे अलग अलग देखी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, ये खाद्य पदार्थों का संचय करके ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसको कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है आपका। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का हम पावर हाउस कहते हैं। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोशिका के 3 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए उपस्थित होता है। एक तो आपको हमने पढ़ाई दिया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा तारक का सेंट्रियोसोम और तीसरा क्लोरोफिल। 3 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए पाएगा। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ही रहे हो, दूसरा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और तीसरा आपका पाया जाता है आपका तारक काय, जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोसोम, तारक काय सेंट्रियोसोम। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित था। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आप समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित विषय पर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगले टाइम पे हम आपसे मिलेंगे।